तक जो हमने देखा दैट वाज फर्स्ट फेज व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 1885 जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था अप टू 1885 से 1905 तक। 1905 में एक और फेज शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं सेकंड फेज, या इसी को हम कहते हैं एरा ऑफ, इट्स आल्सो कॉल्ड एज एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इसी को कहते हैं। अब हुआ क्या ऐसा कि ये एरा शुरू हो गया, इस टाइम पे 1905 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम बंगाल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो पूरा बंगाल था बट वाज एक्चुअली बंगाल जो आजकल का बांग्लादेश है और आजकल का वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट्स बिहार के भी इसमें इंक्लूड होते थे, ये पूरा क्या था, बंगाल। तो जब ब्रिटिश डिसाइडेड 1905 में कि हम इसका डिवीजन करेंगे बंगाल का, यहीं से शुरू हो गया सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म। तो इन्होंने डिसाइड क्या किया, फॉर एग्जांपल कि बंगाल पूरा था, दिस वाज द टेरिटरी ऑफ बंगाल, इन्होंने कहा बनाएंगे ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। ये रखेंगे हम मुस्लिम मेजॉरिटी और ये क्या होगा, हिंदू मेजॉरिटी। तो दैट मींस डिवीजन ही तो था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यही तो चाहते थे ये लोग। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फेमसली पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब ये डिसाइड हुआ, और वेस्ट बंगाल में उस टाइम पे पार्ट्स ऑफ कुछ बिहार भी थे, जो नीचे पार्ट्स ऑफ उड़ीसा है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल तो पूरा था ही इसमें, जो आजकल का वेस्ट बंगाल है। तो इसको बोला वेस्ट बंगाल बनाएंगे। तो इसी बात पे सस्पेक्शन शुरू हो गया। इंडियन नेशनलिस्ट ने ये समझा कि ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं, वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। और उसी जब उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उसी को हम बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ से एटीट्यूड चेंज हो गया कांग्रेस का। अभी तक हमने देखा कांग्रेस एक शरीफ तरीके से डिमांड्स किसके सामने रखती थी, कांग्रेस ब्रिटिश के सामने रखती थी। लेकिन यहाँ से जब देखा कि ये तो अब और डिविजन लाना चाहते हैं इंडिया में, तो इसी बेसिस पे क्या हो गया, द सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म वाज स्टार्टेड। अब जो डिसीजन था, ठीक है, पहले डिसीजन लिया गया, इसको इंप्लीमेंट कब करना था, इसका एक अलग डेट रखा गया। जैसे यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, ठीक है, वो जब एक्ट आया कब आया, 5 अगस्त, फिर 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन किया उसको। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब रखा गया, 31 अक्टूबर, यानी कि जब ऑन ग्राउंड इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जेएनके के 2 हिस्से किए जाएंगे, लद्दाख को अलग किया जाएगा, जेएनके को अलग किया जाएगा, वो 31 अक्टूबर को रखा गया था डेट। ऐसे इन्होंने भी डिसाइड किया था, तब एक डेट पे डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, और इसी को इसने डेट सेट किया फिर इन्होंने 16 अक्टूबर 1905। दिस वाज अ डेट सेटेड कि हम इस दिन क्या करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे, ठीक है। सो आप लिखेंगे इसमें in 1905 British authority decided to divide the province of Bengal into two parts. That is Eastern Bengal, including Bangladesh and Assam, Eastern Bengal including Bangladesh and Assam, with majority Muslim population, and Western Bengal including Bihar, Bengal and Odisha, with majority Hindu population, Next, okay, with the announcement of partition of Bengal,
with the announcement of partition of Bengal, Indian national movement entered into second phase. Entered into second phase. Next, okay. This division of Bengal was given effect on 16th of October 1905. Was given effect on 16th of October 1905. तो जब ये डिसीजन लिया गया, कांग्रेस के जो तरीके थे वो तो शरीफ वाले तरीके थे। इस टाइम पे कांग्रेस में पर्सन एक ऐसा था जिसने कहा ये शरीफ तरीका चलेगा नहीं, अब हमें कुछ और अपनाना चाहिए। जिस तरीके से हम जा रहे थे प्रेयर्स एंड पिटिशन से, ऐसे अब काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ब्रिटिश अब और ज्यादा हमारा डैमेज करना चाहती है बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो वी शुड एक्चुअली ड्रो द डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। ये पर्सन कौन थे? द पर्सन वाज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हेडिंग आप देखिए, द सेम पर्सन, बाल गंगाधर तिलक। तो व्हाट आई मेंशन अबाउट दिस पर्सन, इस पार्टीशन के साथ ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि हमें एक पैसिव रेजिस्टेंस शुरू करना चाहिए, जिसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किस पे? ब्रिटिश पे। जो एक तो हमारी डिमांड है वो मान जाओ, और जो ये डिसीजन आपका है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये कन्वे करना चाहते थे मैसेज इसको टू द ब्रिटिश। ठीक है, इस चीज के लिए इसने अपने न्यूज़पेपर्स भी लिखना शुरू किया, जिसमें यही मैसेज दे रहा था इंडियंस को, यही मैसेज दे रहा था किसको? ब्रिटिश को। अभी न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे? वन ऑफ द न्यूज़पेपर वाज केसरी। केसरी इन्हीं का न्यूज़पेपर था, विच वॉज इन मराठी लैंग्वेज। ठीक है, इसी केसरी न्यूज़पेपर के थ्रू ये मैसेज को डिलीवर कर रहे थे टू द ब्रिटिश एज वेल एज टू द इंडियन मासेस कि हमारे साथ कैसे यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, और एक और न्यूज़पेपर था, दैट वॉज महराटा, नॉट मराठा, इट्स महराटा। ठीक है, महराटा वॉज इन कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। ये वाला न्यूज़पेपर लोगों के लिए, जो लोकल लोग थे महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि खुद वहीं से थे महाराष्ट्र से, तो उनमें ही मैसेज इंपार्ट कर रहे थे। इंग्लिश इसके लिए था, ब्रिटिश के लिए, कि हाउ यू आर एक्चुअली डूइंग रॉन्ग विद दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड जो हम डिमांड्स कर रहे हैं उन्हीं को ये सामने रखते थे इस न्यूज़पेपर्स के थ्रू। ये इनके दो फेमस न्यूज़पेपर्स है, केसरी एंड महराटा। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केसरी किसने लिखा या महराटा किसका न्यूज़पेपर था, किस लैंग्वेज में था, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूज़पेपर्स के रिलेटेड। ठीक है, सो ही वाज प्रीचिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्रू दीज न्यूज़पेपर्स। सो यू लाइक इनटू दिस, व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल was effected, when the partition of Bengal was effected, the militant nationalists were of the opinion that prayers and petitions must be backed by the pressure of passive resistance. Must be backed by the pressure of passive resistance. By the pressure of passive resistance. Next, okay, the greatest representative, next point you will write, the greatest representative of this thought was
of this thought was Bal Gangadhar Tilak. Of this thought was Bal Gangadhar Tilak. Next, okay, he preached his ideas. He preached, P-R-E-A-C-H-E-D, preached his ideas through his newspapers Kesari, through his newspapers Kesari, in brackets, कौन सी लैंग्वेज है? मराठी, in Marathi language, in Marathi, and Mehrata, Kesari in Marathi language and Mehrata in English language, and Mehrata in English language. और साथ साथ इसने क्या शुरू किया, अपना वो इम्पार्ट करने के लिए इंडियन कल्चर, ठीक है, इसने शुरू किए 2 फेस्टिवल्स, क्योंकि महाराष्ट्र से थे, सो इन महाराष्ट्र ही मेड 2 फेस्टिवल्स मोर इंपॉर्टेंट, एंड ये फेस्टिवल्स असल में था कि ताकि ब्रिटिश को दिखाएं हम कल्चरली रिच है और हम डोमिनेट कर सकते हैं। ये 2 फेस्टिवल्स कौन से थे? एक तो था गणपति फेस्टिवल, जो आज भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है, एंड शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी कौन थे? द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है, शिवाजी, इनको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। इन्होंने ही मराठा एम्पायर को फाउंड किया था। हिस्ट्री में हम ये भी सीखते हैं जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, या जैसे उसमें हम देखते हैं कि कैसे जैसा जो महाराष्ट्र एम्पायर है या मराठा एम्पायर है, कैसे इन्हें एस्टैब्लिश किया। तो ही वॉज द वन हु फाउंडेड महाराष्ट्र। तो इनके नाम पे फेस्टिवल शुरू किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, एज वेल एज ऑन दी गणपति। वो तो अब पता ही गणपति क्या इज द गॉड ऑफ द हिंदूज। तो इनके नाम पे जब फेस्टिवल शुरू हो गए, अब इन्हीं फेस्टिवल्स के थ्रू भी इन मैसेज इंपार्ट करते थे, क्योंकि लोग जमा होते थे फेस्टिवल्स में, तो उन्हीं लोगों से बातचीत करते थे, उन्हें कहते थे कि कैसे गलत है पार्टीशन ऑफ बंगाल और हमारी डिमांड्स किस हद तक सुनी जाती है, किस हद तक नहीं सुनी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट राइट, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू सेलिब्रेट Ganpati festival as well as Shivaji festival. अब इनके इस जो इनका ये पूरा प्लान था या मिलिटेंट एटीट्यूड था इनका, इनको लगा कि जैसे कांग्रेस काम कर रहा है इससे काम बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। इनके साथ और 3 लोग ऐसा ही सोचते थे, फिर जिनने इनको सपोर्ट किया, किनको? बाल गंगाधर तिलक को। सो ये 3 लोग कौन थे? वन वाज बिपिन चंद्रपाल, लाजपत राय एंड अरबिंदो घोष। ये 3 भी कुछ ऐसी सोचते थे कि शरीफ तरीके से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड, तभी जाके इन्हें ज्वाइन किया किसको? बाल गंगाधर तिलक को। फिर इन चारों को मिला के, एक तो ये 3 प्लस लाला जैसा बाल गंगाधर तिलक, इन चारों को मिला के बोला गया एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। इन्हीं को बोला गया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे किसके? कांग्रेस के, क्योंकि ये वो तरीके अब ढूंढ रहे थे जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट करे किस पे? ब्रिटिश पे, एक तो डिमांड्स मनवाने के लिए और जो डिसीजन दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल इसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है। सो यू राइट द नेक्स्ट पॉइंट, ही वाज सपोर्टेड बाय द अदर nationalists like number 1 बिपिन चंद्रपाल, number 2 लाला लाजपत राय,
and third will be Aurobindo Ghosh. Aurobindo Ghosh. Next लिखिए, due to their militant attitude, they came to be known as extremist leaders. Due to their militant attitude, they came to be known as extremist leaders. अब जब ब्रिटिश ने पार्टीशन किया, मतलब उन्होंने अब इसको इम्प्लीमेंट भी किया, दो हिस्से किए बंगाल के, ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड हिंदू मेजॉरिटी, तो उसका रिएक्शन कांग्रेस का भी नहीं आया था। तो कांग्रेस ने पहले सेशन किया, सेशन मतलब मीटिंग, जैसे पहला सेशन हो गया था कब 1885 में, हर साल कांग्रेस मीटिंग करती थी, उसी मीटिंग को सेशन बोलते थे। 1886, 1887 करते आ रहे थे। तो 1905 में जब ये डिसीजन लिया तो इनने एक और सेशन किया 1905 में, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कैसे रिएक्ट करना है इस डिसीजन के अगेंस्ट, जो कौन सा डिसीजन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो शुरू हो जाता है फिर आईएनसी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेशन of 1905. नेक्स्ट नाम देंगे आईएनसी सेशन ऑफ 1905. अब सेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि प्रेजाइड कौन करता था सेशन को। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेशन, प्रेजाइडिंग ऑफिसर मैंने आपसे कहा था कि जब भी सेशन होता है, जो हेड होता है उस सेशन का, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो हाउस का, सेशन का। तो इस टाइम पे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, द पर्सन वाज गोपाल कृष्ण गोखले। ही वाज अ पर्सन जिसको क्या बनाया गया, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, या ही वाज एक्चुअली डूइंग दैट हेडिंग दैट सेशन ऑफ आईएनसी ऑफ 1905। ठीक है, जब ये सेशन हो गया, इस पे डिसाइड यही करना था कि हमें अब रिएक्ट कैसे करना है किस पे, जो दिस डिवीजन ऑफ बंगाल हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। तो इसी सेशन में दे डिसाइडेड दैट हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना है। उसी मूवमेंट का नाम पड़ा स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, बस इतना यहां पे हो गया सेशन में कि इन्होंने डिसाइड किया वी विल लॉन्च है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है, स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या होगा, जो बाहर के, इंडियन, अपना जो होगा, स्वदेशी मटेरियल। ठीक है, जो हमें यहां पे बनता है, यहां स्वदेश का, तो वही हुआ स्वदेशी। इट्स नॉट विदेश, वो विदेश होता है बाहर, जो फॉरेन होता है। स्वदेश मीन्स जो आपका अंदर की चीजें हैं, उन्हीं चीजों को बस यूज करेंगे, और बायकॉट करेंगे किन चीजों का, बाहर की, क्योंकि बाहर से कौन चीजें ला रहे थे, ब्रिटिश, अपने वहां इंग्लैंड से। ठीक है, तो उनकी चीजों का बायकॉट करेंगे। लेकिन इस सेशन में ये डिसाइड हो गया कि हम पूरा बायकॉट नहीं करने जा रहे, बस 2 आइटम्स का बायकॉट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश बहुत सामान लेता है वहां से, जैसे इंडिया बहुत बार बोला था चाइनीज आइटम्स का बायकॉट कर सकता है, नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इस क्लास में भी अगर 80% चीजें हम देखेंगे चाइनीज ही है, फोन से लेके, इस कैमरा से लेके, फैन तक, लाइट्स, ये सब चाइनीज ही तो है। ठीक है ना, वैसे ही तब हो गया कि ब्रिटेन जो चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा था, सब चीजों की बायकॉट करने की बात नहीं हुई थी सेशन में, बस इतना बोला कि 2 आइटम्स हम बायकॉट करेंगे। ये कौन कौन से आइटम्स होंगे, एक तो होगा मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। मैनचेस्टर और लिवरपूल ये दोनों जगहों का नाम है। कहां पे, यूके में, वहां पे मैनचेस्टर भी एक जगह है, लिवरपूल भी एक जगह है। मैनचेस्टर में क्लॉथ बनता था वहां पे, वो वही क्लॉथ यहां लेके आते थे, कॉटन तो यहीं से लेके जा रहे थे, फिर क्लॉथ वहां बना के यहां महंगा बेचते थे उसी को। ऐसी सॉल्ट यहां वो निकालते थे समंदरों से, इसको जैसे लिवरपूल, वहां इसको प्रोसेस करके यहां वापस आते थे, उसको फिर 10 गुना ज्यादा दाम पे बेचते थे। तो इन्होंने कहा ना तो हम इनका क्लॉथ यूज करेंगे, ना तो हम इनका सॉल्ट यूज करेंगे, इन 2 चीजों का हम बायकॉट करेंगे। उसी टाइम पे फिर आ गया था खादी, हम आज भी देखते हैं तो खादी जो कपड़ा होता है, तो उसी टाइम पे हाईलाइट हो गया, क्योंकि खादी इंडिया का अपना था।
ठीक है। सो हमारा लेकिन मतलब इसमें क्या है, जो ये सेशन हो गया, जब ये कांग्रेस के लोग मिले क्यों, क्योंकि इनको डिसाइड करना था व्हाट वी हैव टू डू अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस सेशन को प्रेजाइड किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस सेशन में डिसाइड किया गया कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लॉन्च द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मींस कि हम अपने यहाँ के लोकल आइटम्स यूज करेंगे जो यहीं बनते, और बाइकॉट हम 2 आइटम्स करेंगे, वन विल बी द सॉल्ट एंड अदर विल बी द क्लॉथ। ठीक है, तो लिखेंगे आप इसमें, पहले आप सिंपली लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रेसिडेंट कौन थे, या प्रेसिडिंग ऑफिसर भी लिख सकते हो, प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द सेशन गोपाल कृष्ण गोखले। आई एम एडिंग वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन हियर, जो यहीं पे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। इनका भी एक न्यूज़पेपर था, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनका भी एक न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर वाज नेम्ड एज द हितवाद। तो वहीं पे ऐड करना ब्रैकेट्स में, तो साथ साथ ये जोड़ते जाओ न्यूज़पेपर्स। अलग से नहीं पढ़ने होते न्यूज़पेपर्स, वो जो रट्टा मारते हैं लोग, न्यूज़पेपर का नाम याद किया, फिर उसका वो राइटर याद किया आपने, तो भूल जाता है बहुत जल्दी। जब आप यहीं पे इन्हीं चीज़ों के साथ साथ लिख रहे हो, इनका भी एक न्यूज़पेपर था द हितवाद। और न्यूज़पेपर के बारे में हमने बताया था आपको, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। जब भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा तो किस लैंग्वेज में था, दिस वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। Next we write this session sanctioned beginning of the beginning of Swadeshi and boycott movement. Swadeshi and boycott movement. Beginning of Swadeshi and boycott movement. As well as focused on boycott of Manchester cloth. As well as focused on the boycott of Manchester cloth and Liverpool salt. Manchester cloth and Liverpool salt. तो जब इनने डिसाइड किया इस सेशन में दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, तो फिर इनने वो लॉन्च कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। ये स्टोरी की तरह आप याद रखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद क्या हो गया, एक लीडर ऐसा था जो एक्सट्रीमिस्ट था, बाल गंगाधर थे, उसके और 3 थे। तो उसी के साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अराइज हो गए इसमें कांग्रेस में। यहाँ से कांग्रेस ने क्या किया, सेशन किया 1905 में, वहाँ कुछ डिसाइड किया अगेंस्ट दैट पार्टीशन। वो क्या डिसाइड किया, दिस मूवमेंट। नाउ विल डिस्कस दिस मूवमेंट, व्हाट वाज दिस स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अबाउट। हाँ 5 and 6 मिक्स था, डोंट मेंशन 1906 लिख सकते हो या 1905 भी लिख सकते हो आप। तो आजकल हम इंडिया में कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस हम कहते हैं, ठीक है, वो यहीं से उसका बैकग्राउंड है। आप समझिए, तब से ही इंडिया में कॉन्सेप्ट था आत्मनिर्भर भारत का। वही होता है स्वदेशी, आत्मनिर्भर, जो हमारी यहाँ पे चीज़ें हमें उन पे डिपेंड करना है, ना कि उन चीज़ों पे जो बाहर से आती है। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस इसी का नाम था। तो तब भी कुछ ऐसा ही शुरू हो गया था, जो ये बाइकॉट मूवमेंट था, इट वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, इट वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस। तभी जाके कौन सा ये मूवमेंट शुरू हो गया था, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। ठीक है, इसने फोकस इस पे किया कि हमें अपने इंडियन कल्चर का जो है, जो हमारा हेरिटेज है, इस पे फोकस करना चाहिए, और जो हमारा रिच ग्लोरियस पास्ट है, वी हैव टू लुक ऑन टू दैट पास्ट, फिर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट में बहुत सारी फिर एक्टिविटीज इनने की। फॉर एग्जाम्पल, उसी टाइम पे जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनने उस टाइम पे एंथम लिखने की कोशिश की और लिखा भी।
नेशनल एंथम लिखने की कोशिश की, एंड व्हाट ही रोट, ठीक है, इस नेशनल एंथम को क्या बोला गया, दैट अमर शोनार बांग्ला, जो आजकल नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, ये तब लिखा था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि बंगाल में ही पार्टीशन हुआ था, तो सारा फोकस किसी पे था, बंगाल पे, तो उस टाइम पे ही कंपोज दिस अमर शोनार बांग्ला, जो नेशनल एंथम बन गया किसका, बांग्लादेश का। उस टाइम पे बंगाल के लिए लिखा था, क्योंकि बंगाल पूरा इंडिया का ही था, चाहे जो आजकल का बांग्लादेश है, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहा था। तो लेकिन जब फिर अलग चीजें हो गई, फिर बांग्लादेश अलग बन गया एज अ कंट्री, तो उन्होंने इसी को फिर बनाया अपना नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है ना, वैसे इनका नेशनल एंथम अमर शोनार बांग्ला, विच वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दिस वाज द फर्स्ट एक्टिविटी जब स्वादेशी बायकॉट मूवमेंट को शुरू किया गया था, ठीक है। सो विल मेंशन टू दिस द स्वादेशी बायकॉट मूवमेंट, द स्वादेशी एंड बायकॉट मूवमेंट were interlinked, and were based on Atma Shakti, based on Atma Shakti or self-reliance, or self-reliance. Next देखिए, this movement revived Indian culture, and its most important contribution was in the cultural sphere, 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 which is as following. Number one, after the partition of Bengal, Rabindranath Tagore composed Amar Shonar Bangla, which later became national anthem of Bangladesh. National anthem of Bangladesh. इसके बाद कल्चरल स्फीयर में एक और चीज क्या हो गई, a person named as बंकिम चंद्र चैटर्जी, इनने क्या लिखा, वंदे मातरम, यही फिर बन गया इंडिया का नेशनल सॉन्ग। ये तभी लिखा गया था इसी मूवमेंट में, जब मूवमेंट शुरू हो गया था। दिस वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दिस स्वादेशियन बायकॉट मूवमेंट। लेकिन जब इंडिया आजाद हो गया, इंडिया ने इसी को अडॉप्ट किया एज अ नेशनल सॉन्ग। दैट वाज अदर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसी जो पेंटिंग्स थी, अब यूरोपियन जब यहाँ पे थे या ब्रिटिश यहाँ पे थे, वो अपनी लाइन में पेंटिंग्स यहाँ पे कर रहे थे। जो कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, उस ट्रेडिशन को ब्रेक किया उस टाइम पे इंडियंस ने। द पर्सन नेम्ड एज
अवनींद्रनाथ टैगोर, ये पेंटर थे, नहीं ये एक पेंटर थे, ठीक है। तो इसने वो ट्रेडिशन ब्रेक किया जो यूरोपियन लाइंस पे पेंटिंग हो रही थी, यानी कि जो उनका था वो नहीं करना चाह रहे थे, उनने अपना इंडियन कल्चर शुरू किया पेंटिंग्स में। तो यूरोपियन ट्रेडिशन जो भी था पेंटिंग्स में, इसने अपने इंडियन थीम्स पे पेंटिंग शुरू करना ये शुरू किया। और सबसे बड़ी जो पेंटिंग थी, इसने क्या किया था, इंडिया को बनाया था, इंडियन मैप बनाया था, उसको फिर दिखाया था चेन्स में, फिर उसी का नाम रखा भारत माता इन चेन्स। दिखाने का मतलब ये था कि कैसे ब्रिटिश ने चेन से जकड़ा हुआ किसको, भारत को, ठीक है। दैट वाज you can say that famous painting of this person at that point of time, जब वो किसके लिए काम कर रहे थे, स्वादेशी बाइकॉट उनको, यानी कि वो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे अब कि ब्रिटिश गलत कर रहा है। दैट वाज देयर वे, समझ गए आप। तो आप लिखेंगे नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी composed वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी composed Vande Mataram, which became the national song of freedom struggle, which became the national song of freedom struggle. Freedom struggle. Number 3, Abanindranath Tagore broke the European tradition of painting, broke the European tradition of painting and started to paint on Indian themes, इसी में कहेंगे his most important painting was भारत माता इन चेन्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आप, भारत माता इन चेन्स, भारत माता इन चेन्स। अब जब ऐसी पिक्स देखें या इमेज देखेंगे लोग, तो उनका तो इंसाइटमेंट होगा ना कि हमारे भारत को ऐसे जकड़ा हुआ है। अब हमारे यहाँ पे जब एक टाइम होता कश्मीर को ऐसे दिखाया जाता, ब्लड रेड कश्मीर, मैप बना कश्मीर का, उसमें खून, तो लोगों को इंसाइटमेंट होती है, फिर इससे फीलिंग्स बढ़ जाती है अपने मदरलैंड के लिए। तो वैसे उस टाइम पे जो इंडियंस की फीलिंग थी, दैट गॉट इंसाइटेड विद दैट पेंटिंग, जब इसने बनाया था भारत माता इन चेन्स, ठीक है। तो इसी में कंटिन्यू करेंगे, कॉमा विच इंसाइटेड, कॉमा करके लिखेंगे, विच इंसाइटेड INSIGHTED, incited the feelings of Indian people, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। मैंने आपको 3 एक्टिविटीज बताई जो कल्चरल एक्टिविटीज थी, जो किस में शुरू होगी, स्वादेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को। रिवाइज दीज थिंग्स, आई विल आस्क दीज थिंग्स इन टुमारोज क्लास। कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया या वैसी उसी स्पीड से भूल जाती है चीज़, तो जितना रिविजन नहीं, हाँ कुछ सुरेंद्रनाथ कुछ नाम था उनका, ठीक है, नॉट दिस अदर, दिस इनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें, आई विल मेंशन दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आई वाज सेइंग दैट रिवाइज दीज थिंग्स एट योर होम, तभी जाके फ़ायदा ये पढ़ने का, क्योंकि जो भी मोमेंट्स हम पढ़ेंगे ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप NT दो आगे या कोई भी एग्जाम दो, यही सब चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पे। जैसे सेशंस के बारे में, सेशन इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन था, सेशन में क्या बोला गया, ठीक है, इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे स्वादेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के, वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जैसे हमने 3 देखे, कल हम और 6-7 देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसमें क्या क्या हो गया, किस चीज़ पे बैन लगाई गई, कैसे स्टूडेंट्स इसमें अपना पार्ट प्ले किया, या बाकी जो भी सेक्शन इंडियन सोसाइटी का उनने क्या अपना रोल प्ले किया किसमें, स्वादेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट में। दोस ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।